हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और काफ़ी दिन से ये चैप्टर चल रहा है, लेकिन अब हम इसके अंतिम टॉपिक पर आ गए हैं। इसमें मैंने पहले भी कहा 4 टॉपिक हैं इसमें, इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 6 जिसका नाम आप लोगों को याद हो गया होगा, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट। देखिए, इसमें हमने सबसे पहले पादप ऊतकों के बारे में पढ़ा। पादप ऊतक एज ए कोशिकाओं के समूह। ये पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विभजोतक और एक होते हैं स्थायी ऊतक। विभजोतक ऊतक वो होते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, और यहां हम कह सकते हैं, जैसे ये पहला तो है विभजोतक और दूसरा है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। ये जो विभजोतक हैं, ये इनकी स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर ये जो विभजोतक हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है शीर्षस्थ विभजोतक, जो कि सबसे ऊपर की तरफ होता है, चाहे वो जड़ हो चाहे तना, सबसे शीर्ष वाले भाग में जो उपस्थित होता है वो शीर्षस्थ विभजोतक होता है। इस विभजोतक के कारण जड़ एवं तने की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा जो विभजोतक है, ये है अंतर्वेशी विभजोतक। ये पार्श्व संधियों पर उपस्थित होता है और इससे जो पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, या यूं कह सकते हैं कि नई पत्तियां जो निकलती हैं, वो इस अंतर्वेशी विभजोतक के विभाजन की से निकलती हैं। और तीसरा जो है वो है पार्श्व विभजोतक। ये पार्श्व विभजोतक जो होता है, ये संवहन पुलों के मध्य स्थित होता है, और इस विभजोतक के कारण ही द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसे आज हम मुख्य टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। वो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो होता है वो पार्श्व विभजोतक होता है। यानी पार्श्व विभजोतक यानी लेटरल मेरिस्टेम होता है। अब ये तो थे विभजोतक ऊतक। अब हम बात करेंगे कौन से ऊतक? स्थायी ऊतकों के बारे में। ये स्थायी ऊतक है, ठीक है। अब स्थायी ऊतक जो होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल ऊतक, और दूसरा होता है जटिल ऊतक, और तीसरा होता है विशिष्ट ऊतक। सरल ऊतक वे ऊतक होते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं, तो वो कहलाते हैं सरल ऊतक। ये सरल ऊतक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मृद ऊतक, पेरेनकाइमा। दूसरे होते हैं स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा। और तीसरा जो होता है दृढ़ ऊतक।
दृढ़ोतक, दृढ़ोतक, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जबकि ये जो जटिल ऊतक है ये एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं या अवयवों से मिलकर के बने होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फिलोयम। देखिए जाइलम जो होता है ये जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इस जाइलम ऊतक में 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृद ऊतक और जाइलम रेशे। जबकि फ्लोएम जो ऊतक होता है यह भी संवहनी ऊतक होता है और ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो होते हैं जिनको पत्तियों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है उनको ये पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये फ्लोएम ऊतक भी 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बने होते हैं। एक तो होती है चालनी नलिकाएं, दूसरी होती है सहकोशिकाएं, तीसरा इसके अंदर होता है फिलोयम मृदूतक और चौथा भाग जो है फिलोयम रेशे होते हैं। तो ये दोनों ही संवहन ऊतक होते हैं जो संवहन का कार्य करते हैं। अब तीसरा जो है विशिष्ट ऊतक, देखिए ये विशेष भागों में विशेष पादपों के अंदर विशेष संरचना के अंदर उपस्थित होते हैं और ये जैसे एक तो होता है ग्रंथिल ऊतक और एक होता है रबर छीरी एज ए लेटेक्स ऊतक। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ये हमने एक टॉपिक है जिसका नाम है पादप ऊतक जो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो इसमें पादप ऊतकों के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है पादप ऊतक तंत्र, एनजीओ। अब देखिए दूसरा पादप ऊतक तंत्र, प्लांट टिश्यू सिस्टम, पादप ऊतक तंत्र। देखिए पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में किस तरह से व्यवस्थित हैं। तो आपस में मिलने के बाद जो एक तंत्र जैसी संरचना बनाते हैं उसको पादप ऊतक तंत्र कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरा है भरण ऊतक तंत्र और तीसरा है सी जिसको कहें संवहन ऊतक तंत्र। अब देखिए बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में सबसे बाहर की जो संरचना होती है जिसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं उस संरचना की उपस्थिति होती है। तो देखिए इसमें बाह्य त्वचा होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं और इस बाह्य त्वचा से संबंधित जो संरचनाएं होती हैं और एक तो होती है उपत्वचा जिसको क्यूटी कल कहते हैं, एक होते हैं पर्ण रंध्र जिनको स्टोमेटा कहते हैं और तीसरे के बाद चौथा जो है इसमें रोम होते हैं जो कि हेयर, ये तने और जड़ में दोनों में होते हैं। जड़ में जब होते हैं तो इसको मूल रोम कह देते हैं और तने के अंदर जब होते हैं तो इसको स्तंभ रोम कहते हैं। मूल रोम एक कोष के होते हैं, स्तंभ रोम जो है वो बहुकोष के होते हैं। अब देखिए इस भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत इसमें होती है बलकुट और इस बलकुट के अंदर देखिए एक भाग है जिसे हम कह सकते हैं हाइपोडर्मिस
दूसरा भाग होता है सामान्य बलकुट, तीसरा भाग है एंडोडर्मिस। इसके अलावा दूसरा इसमें परिरंभ होता है पेरिसाइकल, और तीसरा जो भाग है वो है मज्जा एवं मज्जा रश्मि, जिसे पिथ एंड पिथरी कहते हैं। ठीक है, अब ये भरण ऊतक मध्य के भाग होते हैं, यानी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र के बीच का जो भी भाग है वो सब, यानी उनके जो अलावा जो भी भाग है वो सब इसमें आते हैं भरण ऊतक तंत्र के अंदर। संवहन ऊतक तंत्र जो है इसमें जाइलम और फ्लेम दोनों से मिलकर के जो बनी हुई संरचना होती है इसको हम कहते हैं संवहन पूल, वेस्कुलर बंडल। और ये जो संवहन ऊतक तंत्र है ये भी 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक तो होता है आर्य संवहन पूल। आर्य संवहन पूल का मतलब होता है जाइलम और फ्लेम दोनों अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। दूसरा होता है संयुक्त संवहन पूल। इसमें जाइलम और फ्लेम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होती है, अलग अलग त्रिज्याओं पर नहीं होती है, ऊपर नीचे इस तरह से होती है। अगर जाइलम बाहर की तरफ है तो बाह्य जाइलम बाह्य, अगर फ्लेम बाहर है तो फ्लेम बाह्य, इस तरह से बन जाता है। और तीसरा जो है वो होते हैं सकेंद्रीय संवहन पूल। सकेंद्रीय संवहन पूल में जाइलम को चारों ओर से फ्लेम घेरे रहे या फिर फ्लेम को चारों ओर से जाइलम घेरे रहे, तो इस प्रकार के संवहन पूल जो होते हैं वो सकेंद्रीय संवहन पूल कहलाते हैं। तो ये तो था पादप ऊतक तंत्र, ठीक है, जो हम एक बार रिपीटेशन कर दिया है मैंने, आपको याद हो जाना चाहिए ये सब चीजें। अब इस चैप्टर का जो तीसरा टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक है ये है जड़, तना एवं पर्ण की आंतरिक संरचना। अब देखिए इसमें जड़, ये जड़ भी 2 प्रकार की है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इन दोनों में अंतर यह कि एक बीजपत्री जो जड़ होती है उसमें संवहन पूलों की संख्या 6 से ज्यादा होती है, और द्विबीजपत्री जो जड़ है उसमें संवहन पूलों की संख्या 6 से कम, यानी 4 या 5 से ज्यादा नहीं होती है। और इसमें मज्जा वाला भाग कम विकसित होता है, जबकि एक बीजपत्री में मज्जा यानी मध्य का जो भाग है वो अधिक विकसित होता है। दूसरा तना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। यानी इसको डाइकॉट कहा जाता है, डाइकॉट स्टेम, और यह है मोनोकॉट स्टेम। द्विबीजपत्री जो तना होता है उसमें संवहन पूल जो है वो एक वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और जाइलम और फ्लेम के बीच में एधा की उपस्थिति होती है। इसका जो बलकुट वाला भाग है वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है, और एक बीजपत्री जो है इसमें क्या है कि संवहन पूल जो है वो बिखरे हुए रहते हैं, एक निश्चित वलय में उपस्थित नहीं होते हैं। अब आता है पर्ण। देखिए पर्ण में एक तो होती है पृष्ठाधारी पर्ण, इस पृष्ठाधारी पर्ण को ही द्विबीजपत्री पर्ण कहा जाता है।
और दूसरी होती है सम द्विपार्श्व पर्ण। ये एक बीजपत्री पर्ण होती है। अब देखिए समद्विपार्श्व पर्ण जो होते हैं इनकी दोनों सतह अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों एक जैसी होती हैं। दोनों पर ही उपत्वचा पाई जाती है, दोनों पर ही रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऊपरी अधिचर्म पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम बुलिफॉर्म कोशिकाएं कहते हैं। जबकि पृष्ठधारी पर्ण में ऊपरी सतह पर उपत्वचा पाई जाती है, निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जड़, तना और पत्तियों की क्या है, आंतरिक संरचना है। अब इसमें चौथा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। द्वितीयक अरे गलत हो गया, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। अब बात आती है कि द्वितीयक वृद्धि ती बड़ी आएगी इसमें, इसको एक मिनट सही कर देता हूं। द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। गलत हो गया ये, ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। अब सबसे पहली बात आती है द्वितीयक वृद्धि कहते किसे हैं। द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है जड़, तना के अंदर जब प्राथमिक वृद्धि हो जाती है अर्थात उनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, उसके पश्चात उनकी मोटाई में जो वृद्धि होती है, उस मोटाई में जो वृद्धि होती है, उस मोटाई वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि, एज ए सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। ये एक बीजपत्री जड़ में भी नहीं होती है और ना ही एक बीजपत्री तने के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है। केवल ये द्विबीजपत्री जड़ में होती है और द्विबीजपत्री तने के अंदर होती है। साथ में ये जो द्वितीयक वृद्धि है, देखिए अभी हमने कहा ये द्वितीयक वृद्धि केवल द्विबीजपत्री जड़ व द्विबीजपत्री तने में होती है। ठीक है, और इस वृद्धि के कारण जड़ एवं तने की मोटाई में वृद्धि होती है। जड़ एवं तने की मोटाई में वृद्धि होती है। साथ में यह कह सकते हैं यह वृद्धि पार्श्वीय या पार्श्व विभजोतक के कारण होती है। विभजोतक के द्वारा होती है। पार्श्व विभजोतक के कारण ये जो है वो द्वितीयक वृद्धि होती है।
अब हम सबसे पहले देखिए द्विबीजपत्री जड़ के अंदर द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि, या तने की जगह हम सबसे पहले जड़ ले लें। पहले जड़ के बारे में पढ़ लें। द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि ये किस प्रकार से होती है। अब देखिए जड़ के अंदर आप देखेंगे कि ये जो संवहन पुल होते हैं ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इसमें ये तो है एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, और इसके नीचे परिरंभ होती है। अब द्विबीजपत्री जो जड़ है इसमें 4 संवहन पुल होते हैं। ठीक है, और ये फिलायम ऊतक होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये तो है एंडोडर्मिस, ये है परिरंभ, ये है मेटाजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम, ये है फ्लोएम। ये स्थिति होती है द्विबीजपत्री जड़ की। अब होता क्या है देखिए, ये जो द्वितीयक वृद्धि होती है द्विबीजपत्री जड़ के अंदर ये 2 चरणों के अंदर पूरी होती है। इसमें ये जो भाग है देखिए 2 चरणों में होती है। पहला जो चरण है इसका वो तो होता है अंत रंभीय द्वितीयक वृद्धि, यानी रंभ वाला जो भाग होता है एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो परिरंभ से अंदर का भाग होता है वो कहलाता है रंभ। तो रंभ के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि होती है इसको कहते हैं अंतररंभीय द्वितीयक वृद्धि। और दूसरी जो जब ये पहले अंतररंभीय हो जाती है तो उसके बाद जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो कहलाती है बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि। बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, अब यहां हम पहले वाली वृद्धि की बात कर रहे हैं, अंतररंभीय द्वितीयक वृद्धि। यह किस प्रकार से होती है देखिए कि जैसे ही प्राथमिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है यहां ये जो जाइलम और फ्लोएम इनके बीच का यानी फ्लोएम के नीचे का ये जो भाग है
इसमें विभजोतक का निर्माण हो जाता है इस तरह से। ये विभजोतक बन गया, अर्थात इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो उनमें विभाजन की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। ये जो ऐधा का निर्माण हुआ है, इनमें ये जो कोशिकाएं हैं इनमें लगातार विभाजन चलता रहता है और ये विभाजन एक प्रकार से बढ़ता जाता है और अंत में ये विभाजन कहां हो जाता है, प्रोटोजाइलम के पास में भी होता है और ये एक बलय बन जाती है। तो ये एक तरंगित बलय बन गई है, ये एक लहरदार वलय बन गई है, लहरदार वलय दिख रही है आपको हरे रंग की संरचना। इसको कहते हैं संवहनी ऐधा वलय, संवहनीय ऐधा वलय कहते हैं। और ये संवहनी ऐधा वलय जो होती हैं इसकी कोशिकाएं, यानी ये जो अभी हमने बनाई है ये ऐधा है, ये ऐसे कैम्बियम है। अब इसकी विशेषता होती है कि इसमें स्पर्श तलीय विभाजन होता है, अर्थात ऊपर की तरफ भी कोशिकाएं बनती हैं और नीचे की तरफ भी कोशिकाएं बनती हैं। अब ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं बनती हैं ये कोशिकाएं तो होती हैं जो ऊपर की तरफ बनती हैं, ये तो फिलोयम का निर्माण करती हैं। इनको कहा जाता है द्वितीयक फिलोयम, जो बाहर की तरफ कर रही हैं। अब ये द्वितीयक फिलोयम जो है इसने क्या किया है कि ये जो पहले से उपस्थित फिलोयम है इसको बाहर की तरफ धकेला है, ये प्राथमिक फिलोयम है, प्राथमिक फिलोयम। और अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनते हैं, ये द्वितीयक जाइलम। ये द्वितीयक जाइलम जो है वो पहले से उपस्थित जाइलम को अंदर की तरफ धकेलते हैं, अर्थात ये प्राथमिक जाइलम है, प्राथमिक जाइलम। ये ऐधा है, संवहनी ऐधा वलय है। अब इस तरह से क्या हो रहा है कि ये जो वलय बनी है, तरंगित लहरदार जो वलय बनी हुई है, इस वलय के कारण क्या हुआ है, बाहर की तरफ द्वितीयक फिलोयम ऊतक बन रहा है जो प्राथमिक फिलोयम को परिधि की ओर यानी बाहर की ओर धकेल रहा है, जबकि इस ऐधा के द्वारा अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जाइलम को केंद्र की ओर धकेलते हैं। तो केंद्र का जो भाग है वो ज्यादा सघन होता चला जाता है और परिधि की तरफ ये जो द्वितीयक फिलोयम है इनके कारण दबाव जो है वो बढ़ता चला जाता है और उस दबाव के बढ़ने से एक प्रकार से बाहरी ऊतकों की जो परतें हैं वो फटने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो फिलोयम स्तर है इसकी कोशिकाएं विभजोतक हो जाती हैं और उनसे जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसे बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो यहां प्राथमिक वृद्धि अंतररंभीय द्वितीयक वृद्धि में क्या हुआ है, अंदर की तरफ तो द्वितीयक जाइलम बने हैं और बाहर की तरफ जो है वो द्वितीयक फिलोयम बने हैं, द्वितीयक फिलोयम बने हैं। तो इस प्रकार की जो वृद्धि होती है वो कहलाती है अंतररंभीय द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, तो इसको और आगे हम कल बताएंगे क्योंकि टाइम हो गया है और ऐसी स्थिति में आप समझ गए द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, कैसे होती है, तो कल इसको हम कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है, तो आज का आप होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क देखिए, पहला प्रश्न जिसको हम शुरुआत की थी, द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं? सेकेंड ग्रोथ। द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि कितने चरणों में होती है? तीसरा प्रश्न है, विभजोतक है, एधा के विकसित हो जाने पर बनने वाली तरंगित तरंगित एधा के विकसित हो जाने पर बनने वाली तरंगित लहरदार वलय को क्या कहते हैं? ठीक है, इस तरह से ये जो तीन प्रश्न हैं और इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो कल हम इस पूरी द्वितीयक वृद्धि किस तरह से होती है, इसके जो शेष बचा हुआ भाग है, एक तो जड़ में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है और तने के अंदर द्वितीयक वृद्धि जो है वो किस प्रकार से होती है, इसे पूर्ण कराएंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और आप घर बैठे हुए अच्छे से तैयार कीजिए और जो भी हम आपको बता रहे हैं उनको समझने का अच्छा सा प्रयास कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।